ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आपको बता दूं कि भारत ब्रिक्स की 2026 अध्यक्षता के तहत 14 और 15 मई को नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों और पार्टनर देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इंडोनेशिया जैसे कई सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों खास करके NSA की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने भारत आएंगे। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया है कि 14 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का दल PM नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगा। अब चर्चा हो रही है ईरान के विदेश मंत्री और PM मोदी के मुलाकात की। हाल ही में PM मोदी ने भी ये देश से अपील की कि विदेश यात्रा अवॉइड करे, सोने चांदी की खरीदारी कम करे, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर लगातार भारत पर दिख रहा है। तो इस मुलाकात में हॉर्मुज टेंशन पर चर्चा होगी या क्या कुछ होगा, हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूंगी। ब्रिक्स समिट भारत में होने जा रहा है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत में PM मोदी से मुलाकात करेंगे। तो हॉर्मुज को लेकर जो लगातार टेंशन बनी हुई है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी किया और ये भी रिक्वेस्ट किया कि विदेश यात्रा जो है वो कम करे, सोने चांदी की खरीदारी पर उन्होंने जो है लगाम लगाने की बात कही है। तो क्या हॉर्मुज पर जो टेंशन है उसको लेकर चर्चा होगी? क्या हॉर्मुज टेंशन जो है वो खत्म हो सकता है? निश्चित रूप से खत्म होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन चर्चा तो जरूर होगी जी। और निश्चित रूप से होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो हॉर्मुज है वो उस पे जो ब्लॉकेड है सबसे पहला वो ईरान का है और उसके बाद अमेरिका ने लगाया है जी। अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो सिर्फ ईरान के पोर्ट से निकलने वाले जहाजों के लिए है और वहां जाने वाले जहाजों को लेके है जी। लेकिन ईरान का जो ब्लॉकेड है वो तो सभी जहाजों को लेके है और वो कहीं भी किसी भी जहाज को नहीं जाने दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो $2 मिलियन प्रति जहाज प्रति पोत जो है वो ले रहा है और उसके बाद वहां से गुजरने दे रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। भारत की तरफ से साफ साफ किया गया है कि वह वहां पे कोई भी टोल नहीं देगा। ये जो टोल वसूली हो रही है वो नहीं होगा, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अगर समझौता हो भी गया अमेरिका के साथ तो किसी न किसी तरह से एक हम टोल जरूर वसूलेंगे, वहां से एक फी लेंगे जहाजों को गुजरने के लिए। एक बड़ा कंसर्न है भारत का और ये आप देखें कि वहां के राष्ट्रपति से फोन पे तो प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है और UAE के लगातार हो रहा है, सब लोगों से बातचीत इनकी हो रही है, लेकिन आमने सामने बैठ के पहली बार बातचीत होगी और खास तौर पे उस संदर्भ में जब दो भारतीय जहाजों पे ईरान के जो हैं वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो फायरिंग कर दी थी उसको लेके भी है और अधिकांश जहाज जो है उसमें भारतीय नागरिक वहां नाविक जो है वो फंसे हुए हैं, भारतीय सेलर्स जो है वो फंसे हुए हैं वहां पे। तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अभी एक भारतीय नाविक जो है एक जहाज में उसकी मौत की भी खबर आई गोलीबारी में। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस बात को लेके प्रधानमंत्री सीधे सीधे बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस बातचीत के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो यूरोपीय देशों की यात्रा पे निकल जाएंगे और उसके पहले वहां जाने के पहले बीच में 5-6 घंटे के लिए रुकने का उनका प्लान जो है वो UAE में है और UAE में वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये पूरे मामले में जो भारत की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और वो कैसे वहां पे हॉर्मुज खुले और कैसे यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो, उसमें पहली बार प्रधानमंत्री जो हैं वो सक्रिय रूप में शामिल हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री से सीधे मुलाकात उनकी, क्योंकि वो तो आए हैं विदेश मंत्रियों की बैठक जो ब्रिक्स की है उसके लिए, प्रधानमंत्री का मिलना जरूरी नहीं था। विदेश मंत्री सब विदेश मंत्रियों से मिलेंगे, वहां बैठक होगी, फिर NSA की बैठक होगी, NSA सब मिलेंगे, तो वो एक अलग एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें होती है। प्रधानमंत्री अगर सीधे मिल रहे हैं तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हॉर्मुज का है।
हो सकता है कि जो ईरान की तरफ से जो शांति वार्ता की बातचीत हो रही है उसमें भी कुछ रखा जाए कि भाई आप अमेरिका को, इजराइल को मनाओ कि हमें जल्दी से शांति वार्ता हो जाए और ईरान की जो शर्तें हैं उसको मान लें। अब इस बीच में आप देखेंगे कि चीन गए हुए हैं, आज चीन पहुंच गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। वहां चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात है, जिनपिंग से, वहां पे वो सब होना है 2-3 दिन, उसमें कई चीजें निकल के आएंगी। और इधर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सक्रिय हैं। जो पाकिस्तान की भूमिका थी इस पूरे युद्ध को खत्म करवाने में, वो दो तरह से बहुत, मतलब वो बेनकाब बुरी तरह से हो चुका है। एक तरफ तो ईरान ने आरोप लगाया था, आपको ध्यान होगा, लगभग 1 महीना हो गया उस आरोप के, कि जो दरअसल जो पाकिस्तान है एक ब्रोकर की तरह भूमिका निभा रहा है और वो सही सही जो मांगे हैं ईरान की वो अमेरिका तक नहीं पहुंचा रहा है, वो अपना हित साध रहा है, अमेरिका के पिछलग्गू बनने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो कल खुलासा हुआ है अमेरिका में, और उसको लेके अमेरिका में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जो हमले कर रहा था अमेरिका, उस दौरान जो ईरानी जो फाइटर जेट्स हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनको अपने यहाँ हैंगर में उनको छुपाया था। और उसमें नूर खान बेस भी शामिल है, जहां पे परमाणु कमांड सेंटर है पाकिस्तान का। तो इसको लेके अमेरिका में घमासान मचा हुआ है। सर, तो जो लगातार सवाल किए जा रहे थे कि भारत जो है कब मध्यस्थता करवाने में सीधे तौर पर सामने आएगा, तो क्या ब्रिक्स सम्मेलन में जो है अब भारत जो है सीधे तौर पर हॉर्मुज संकट पर अब बातचीत करेगा, और हॉर्मुज संकट जो है इस पर हम कह सकते हैं कि जल्द ही खत्म हो जाएगा? देखिए, दो चीजें इसमें क्लियर कर लें कि एक तो अमेरिका का ईरान का जो है वो शांति की बातचीत चल रही है, युद्ध विराम अभी है, और ये कह रहे हैं कि भाई महीने 2 महीने जब भी लगे किसी न किसी नतीजे पे जाके युद्ध रुकेगा। जो हम पहले भी मतलब दर्शकों को लगातार बता रहे थे, और मेरा स्टैंड यही था कि जब युद्ध विराम का समय खराब हो रहा था तभी मैंने कहा था कि अब दोनों में से न ईरान चाहता है और न अमेरिका युद्ध चाहता है, ये दोनों नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो बढ़ा हुआ है, उसमें बात चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने लगातार देखा कि युद्ध जैसी स्थिति जो है बनी ही रही। ईरान की तरफ से भी हमले किए गए कई जहाजों पर। इसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी ईरान के कई इलाकों पर हमले जो है वो किए गए। तो युद्ध विराम जो है वो कागजी तौर पर, या यूं कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया, लेकिन युद्ध जैसे माहौल तो अभी पश्चिम एशिया में जो है वो लगातार बना हुआ है। और सबसे जी सर, वो बना हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से मिसाइल दागे जा रहे थे, जिस ढंग से जो है जहाज मतलब अमेरिका बम गिरा था और धमकियां दी जा रही थी कि सारे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, सारे ब्रिजेज उड़ा देंगे, रेलवे लाइनें उड़ा देंगे, और अब ईरान की तरफ से धमकी आ रही थी कि हम खाड़ी के देश जितने हैं उनके जो पानी के जो प्यूरिफिकेशन वाला जो प्लांट है, जो समुद्र के पानी को पीने लायक बना के सप्लाई करता है, वो उड़ा देंगे। बड़ी चीजें चल रही थी उस वक्त, वो नहीं चल रही है। और अमेरिका ने कहा भी कि छोटे मोटे जो हमले हो रहे हैं इसको युद्ध विराम का उल्लंघन हम नहीं मान रहे हैं, ये टेंशन इससे कारण हो। लेकिन मैं जो दूसरी बात बोल रहा था वो ये कि इस लड़ाई में यूएई जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है जी। वो सेंट्रल स्टेज में है। और जो बात आई सामने कि जिस ढंग से सबसे अधिक अगर हमले किए ड्रोन से और मिसाइल से ईरान ने, तो यूएई पे किया था। और यूएई जो है इस बात को लेके खफा है, और खास तौर पे हुर्मुज का जो सिचुएशन बदल रहा है और जो ईरान कह रहा है कि वहां हम टोल वसूली करेंगे, ये यूएई वहां एक बढ़ती ताकत है, वो इसको मंजूर नहीं कर रहा है। ये खबर आई कि कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ कि मतलब जो यूएई ने जो है वो सीधे सीधे ईरान पे हमला भी किया है। अब यूएई की प्लानिंग जो है, लोग ये कह रहे हैं जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, कि यूएई वहां पे मतलब सैन्य कार्रवाई करने की ईरान के भीतर भी योजना बना रहा है, क्योंकि वो ईरान की बादशाहत नहीं मानता है। अब वहां पे 2-3 चीजें और परिवर्तन हो गया है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ उसका सुरक्षा समझौता है, सिक्योरिटी जो समझौता पिछले साल उसने किया था उससे। तो एक मुल्क के नाते सऊदी अरब चूंकि करीबी है, उसको पाकिस्तान का भी साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान ईरान की तरफ भी है, तो यूएई कहीं ना कहीं अकेला भी पड़ रहा है। और यूएई और सऊदी अरब के बीच में भी यमन में हुती विरोधियों से लेकर के सोमालिया तक में बहुत सारी जगहों पे एक टकराव की स्थिति है।
और यूएई कहीं ना कहीं से वो इजराइल के नजदीक भी जाता हुआ दिख रहा है। और यूएई अभी ओपेक से भी बाहर निकल गया है, जो कि सऊदी अरब के लिए सीधे झटका है, क्योंकि ओपेक को लीड जो है सऊदी अरब ही करता है। तो एक स्वतंत्र रूप से मतलब यूएई जो है वो अपनी बात जो है वो रखना चाह रहा है, अपना वो सरेंडर नहीं करने की स्थिति में है वो, और जो संकेत दे रहा है। तो ऐसे में इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की और ज्यादा आशंका है। इस बीच में अगर अरागची मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो ये तमाम बीचे को, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि यूएई पे जब भी हमला हुआ है, उसे फुजैरा पे अभी हमला हुआ था कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले, तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ट्वीट, भारत सरकार की तरफ तो हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये अस्वीकार्य है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई का जो है तेल सप्लाई का, उसमें महत्वपूर्ण है और ये गलत है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का मिलना, उसके बाद प्रधानमंत्री का यूएई जाना, वहां के राष्ट्रपति से मिलना, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो सेंटर स्टेज में वो आ रहा है कि वहां का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाया जाए। वो अमेरिका और ईरान के बीच में वो करेगा कि भाई शांति वार्ता करवाएगा, ये नहीं कह रहे हैं सर। हालांकि हमने देखा, अगर भारत के एंगल से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूं, हालांकि हमने देखा शुरुआत से ही ईरान ने साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए हमेशा से ही हॉर्मुज जो है वो खुला है, और खुद भारत की तरफ से भी ऐसे कई बयान आए जिसमें हमने सुना और देखा भी है कि भारत के जितने भी शिप हैं वो सब जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से पार कर पाए हैं हॉर्मुज को। हालांकि बीच में कुछ 1-2 जहाज़ों पर हमले भी हुए। लेकिन सर, इस मीटिंग के बाद, इस मुलाकात के बाद भारत के लिए और क्या कुछ बदलने वाला है? जो महंगाई भारत में बढ़ रही है, जो अपील प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि विदेश यात्रा पर जो है अभी जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, क्या कुछ बदलाव देखा जा सकता है भारत के लिए? नहीं, भारत के लिए बहुत, देखिए हॉर्मुज का बंद होना ही भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत 90% जो है वो विदेश से जो तेल आयात हो रहे हैं उसी पे निर्भर है। वो उसके पास, भारत के पास कोई और विकल्प है नहीं। जो बाकी दूसरे विकल्प हैं कि हम बिजली पे जाएंगे, बाकी चीज जाएंगे, वो अलग है। लेकिन अब जो जिस ढंग से दोनों में तनातनी है, और जो आपने देखा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो 3 साल से अधिक समय से लगातार चलता जा रहा है जी। तो ऐसे ये तनातनी है, जो बातचीत चल रही है वो और लंबे जाने की आशंका बढ़ गई है। जो भारत में प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भाई हमें जो है वो कटौती की बात की थी कि उन्होंने खर्चे में कटौती, लेकिन खर्चे में कटौती के बजाय जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि उसमें तर्कपूर्ण जो है, तार्किक तरीके से उसका उपयोग हो। मतलब हम खर्चा कम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सड़क बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए, बाकी बिल्डिंग बनाने के लिए जो एक पूंजीगत खर्च होता है उसमें कटौती करेंगे, और न ही हम कोई जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है, उसमें कटौती करेंगे। इसके बजाय सरकार अपने खर्चे को तार्किक बना करके जो अतिरिक्त बोझ पड़ा है उस पर करेंगे, और अतिरिक्त बोझ बहुत ज्यादा है। आप ये देखो कि तेल कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, महीने में 30,000 करोड़ का नुकसान। सर, एक सवाल लेना चाहूंगी, हमारे दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है हमारे दर्शक ने कि क्या इस ब्रिक्स समिट से भारत ईरान यूएसए पीस टॉक की पहल शुरू करेगा? देखिए, कहना मुश्किल है इसमें। वैसे इसमें आप देखें कि रूस भी इसमें है, इसमें चीन भी है, इसमें ब्राजील भी है, ईरान तो है ही, यूएई भी है इसमें। तो ये सब एक साथ बैठेंगे। ब्रिक्स में क्या क्या चीजें होंगी, वैसे ये कहा जाता है कि ब्रिक्स का फोरम जो है वो इसके लिए नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, तो वहां पे इस बात पे चर्चा होगी। और ब्रिक्स जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर देख लेंगे कि नाटो जो है उसका, या G7 कह लें, जो एक संगठन है अमेरिका के नेतृत्व वाला, वो उसको टक्कर देने वाला एक विकासशील देशों का एक संगठन ये हो रहा है। और ब्रिक्स को अल्टरनेट भी माना जाएगा। G7 का अल्टरनेट, विकसित देशों का संगठन है G7, उसका अल्टरनेट भी हो सकता है। कई बार ब्रिक्स मुद्रा की बात आ गई थी, और जब भारत पे वो 50% टैरिफ लगा दिया था
ट्रंप ने, खैर वो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, तब प्रधानमंत्री जो है वो जो गए थे उधर, ब्रिक्स की बात बहुत हो रही थी और ट्रंप जो है ब्रिक्स के खिलाफ बोल रहे थे, और ये ब्रिक्स के देश अगर आपस में लड़ रहे हैं और अब तनाव जो है वो यूएई और ईरान के बीच में ज्यादा बढ़ रहा है और खास तौर पे होर्मुज को लेके बढ़ रहा है, तो इसमें ब्रिक्स की भूमिका हो सकती है वो तनाव को। देखिए, इसमें निर्भर ये करेगा कि जो बातचीत होती है उस बातचीत के बाद जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है वो उसकी भाषा क्या होगी। जी सर, क्योंकि एक अगर आखिरी ज्वाइंट सवाल स्टेटमेंट जो है, जी ज्वाइंट स्टेटमेंट की भाषा जो है वो महत्वपूर्ण होती है कि ईरान किन चीजों को लेके मान रहा है, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उस स्टेटमेंट से सभी देश सहमत हैं। अगर उस स्टेटमेंट से ईरान भी सहमत हो गया, उस स्टेटमेंट से यूएई भी सहमत हो गया, चीन भी सहमत है, रूस भी सहमत है, भारत तो है ही, ब्राजील भी सहमत है, तमाम ब्रिक्स के देश जितने भी हैं वो सब अगर उस बात से सहमत हैं, इसका मतलब कि वो चीज लेकर के अमेरिका के पास भी पहुंच सकता है कि देखिए इस बात को लेकर सहमत है, आप करें। सीधे सीधे कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, ये जो बातचीत आमने सामने की है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भारत में जो हो रही है, और इससे हो सकता है, अभी कह नहीं सकते कुछ भी, कि जो मौजूदा संकट है उसके हल करने की दिशा का कोई संकेत मिले और उसमें भारत की अहम भूमिका भी शुरू हो। जो राजनाथ सिंह ने आपको 1 महीना पहले कहा था कि सब कुछ सही समय पे होता है और भारत के लिए भी इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए जो भारत की भूमिका है वो भी सामने आएगी, सही समय पे आएगी। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर लेना चाहूंगी आपसे कि ये जो मुलाकात है अब्बास अरागची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होने वाली है, इससे क्या ट्रंप जो है क्या बौखलाएंगे या फिर वो इसकी पहल वो भी करना चाहेंगे ताकि हॉर्मुज पर जो संकट बनी हुई है वो खत्म हो जाए? देखिए, ट्रंप तो कोशिश कर ही रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वहां से बाहर निकले। जो स्थिति हो गई है कि जरा सा भी उनको लेकर दो चीजें उनकी फंसी हुई है बहुत बुरी तरह से। एक तो ये कि यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको कहते हैं कि 460 से 500 किलोग्राम तक है और वो 60% इनरिच्ड है, उससे बम बनाने के बहुत करीब है। राष्ट्रपति जो है पहले जोर दे रहे थे कि इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो हमें दे दो, अमेरिका को सौंप दो, और जो मिसाइल और बाकी चीजें हैं, प्रोग्राम जो है वो ईरान में बंद कर दे। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है कि अगर वो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसमें भी अगर वो मान जाता है कि IAEA का जो हम सुपरविजन देखते हैं उसके लिए हम खोल देंगे, हम रिच नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के हो सकता है कि ये तैयार हो जाए अमेरिका उसके लिए। आप मिसाइल की बात छोड़ दी, रेजिम चेंज की बात अमेरिका ने छोड़ दी। जो बड़ा संकट है, वो जो बड़ी बात है जो लड़ाई को आगे खींच सकती है, वो है हुर्मुज का टोल कलेक्शन। जो ईरान कह रहा है कि हम वहां किसी न किसी रूप में फीस लेंगे वहां से गुजरने वाले जहाजों को। यूएई जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम नहीं देंगे, और भारत ने भी कह दिया, अभी तक साफ साफ किया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था भारत सरकार का रुख कि हम किसी भी प्रकार का फीस नहीं देंगे। ऐसे में क्या होगा वहां पे, ये देखना बाकी हो कि ईरान को ये लग रहा है कि जितना नुकसान हो गया है अमेरिकी और इजरायली बमबारी में वहां पे, वो उसको फिर से बनाना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। और कहां से वो पैसे आएंगे? जो तेल बेच के, वो तो कह रहा है कि भाई सारे सैंक्शन हमें हटा लो, हम जितना चाहे वो तेल बेच सके, जिसको चाहे तेल बेच सके। और साथ ही हुर्मुज से वो देख रहा है कि अगर वहां से इतने जहाज, अगर 100-150 जहाज पर डे गुजरते हैं और उनसे 200 बिलियन, अगर 2 मिलियन डॉलर अगर लेता है वो, तो आप सोचोगे कितना पैसा उसके पास आएगा। और ताकि उससे जो तबाही हुई है ईरान में वो पुनर्निर्माण कर सके, ये उसकी कोशिश है। अभी कहना मुश्किल है, जो भारत सरकार ने जो किया है, प्रधानमंत्री जो अपील की है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी रूस और यूक्रेन की तरह कहीं लंबा न खिंच जाए, और लंबा अगर खिंच गया तो फिर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाला समय होगा। कैसे निकलेगा, भारत सरकार ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है, बाकी क्या होगा वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और चीन में खास तौर पे जो चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हो रही है,
उस मुलाकात के बाद भी इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होने के कुछ संकेत मिल सकते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो हमने समझा कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में जो अभी भी टेंशन बना हुआ है उस पर भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब्बास अरागची की बातचीत हो सकती है। वैसे जल्द ही ये सम्मेलन जो है ये होने वाला है। क्या कुछ चर्चा होगी, क्या हॉर्मूज पर जो टेंशन लगातार बना हुआ है क्या वो कम होगा, क्या भारत जो है अब वो नया पहल करने जा रहा है, और क्या पश्चिम एशिया में जो 1 महीने लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा से जो युद्ध चल रहा है समय से, क्या वो अब रुकने के कगार पर आने वाला है? क्या भारत के पहल से ये युद्ध रुक जाएगा? क्या हॉर्मूज टेंशन जो है वो ख़त्म होगा और पूरी दुनिया में इसको लेकर जो तबाही मच रही है क्या अब उस पर नियंत्रण लगेगा? ये सवाल अभी बना हुआ है।